क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी बताओ थोड़ा, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। It's 17 hours. कितना आ रहा है? 2.46325। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 25 ATM। ठीक है भाई, तो 25 ATM सही आंसर है इसका। कहीं गलती कर दी होगी, कैलकुलेशन चेक करो। ठीक है, पास्कल में तो होगा नहीं। ठीक है, 25 ATM सही आंसर है इसका। आर की वैल्यू 1/12 रखना, 1/12 या 0.0821, दोनों एक ही बात है। ठीक है, फ्रैक्शन में हम 1/12 रखेंगे। तो आर की वैल्यू आपको क्या रखनी है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आर या तो आप रखो 1/12। ठीक है, हर क्वेश्चन में इतना रखना, और प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में आ जाएगा। ये आप रख देना 0.0821। नहीं आ रहा है तो देखो, देखो फॉर्मूला लगाना है सीधा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? पाई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो पहले पाई 1 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई 1 कैलकुलेट किया, पहले वाले सोल्यूशन में क्या है? 18% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज है। ठीक है, 18% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 18 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सोल्यूशन। तो भाई ग्लूकोज तो 18 ग्राम है, तो उसके मोल्स निकाल लें। 18 अपॉन इसका मोलर मास विच इज़ 180। ठीक है, तो ये निकाल लिया। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 100 इंटू आर इंटू टी इंटू 1000। ये 1000 भी 1000 क्यों आया? क्योंकि वॉल्यूम ml में है। ठीक है, और ग्लूकोज ब्रेक होता नहीं है, मतलब डिसोशिएट होता नहीं है। तो डिसोशिएट नहीं होता है, इसलिए आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ से आर टी आ जाएगा। अब ऐसे ही दूसरे वाले सोल्यूशन, दूसरा यूरिया है, तो उसके लिए भी I1 होता है। ठीक है, 6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 6 ग्राम यूरिया है। तो 6 ग्राम है, तो उसके मोल्स निकाल लेंगे 6/60। तो 6/60 उसके मोल आ गया, इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 100 क्या है भाई? वॉल्यूम सोल्यूशन इंटू 1000। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, ये गलत है। मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। एक्चुअली में 200 होगा यहाँ पर। ठीक है, उसको सही कर लो, क्योंकि दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा ना। वॉल्यूम तो टोटल होगा, ये गलत लिखा है, इसको सही करो। ये 200 होगा, ये 100 नहीं होगा। ध्यान दो इस चीज़ को, ये 200 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा RT/2। गलत है, 25 आएगा ही नहीं आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी RT/2 आया है। टोटल वॉल्यूम तो 200 हो गया ना। यहाँ पे एक सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 है, ध्यान दो। तो मिक्सिंग के बाद की बात हो रही है, तो मिक्सिंग के बाद तो वॉल्यूम 200 हो जाएगा। ठीक है, तो सबका गलत है। ठीक, तो ये आ जाएगा RT इंटू 100। अब यहाँ से RT/2 हो गया। तो अब देखो, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, नहीं। सही है सही है, सॉरी, ये तो पहले की बात हो रही है ना। ठीक है, 100 है, सही है, मैं गलत बोल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या गलत बोल गया। एक्चुअली में पाई 1 पाई 2 तो हम पहले ही निकाल रहे हैं, वॉल्यूम तो बाद में, मतलब सोल्यूशन तो बाद में बना रहे हैं। तो इसको 100 ही लिख लेना, ये सही था। ठीक है, तो पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो वो गलत बोल गया था मैं, थोड़ा ध्यान देना। कि पाई 1 पाई 2 तो पहले की बात हो रही है, तो पहले तो वॉल्यूम 100 ही था, तो पाई 1 पहले वाला ऑस्मोटिक प्रेशर है, और पाई 2 पहले वाला ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन। तो अब बाद में वॉल्यूम 200 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, वहाँ ध्यान नहीं गया मेरा थोड़ा सा। तो टोटल पाई, जो रिजल्टेंट पाई होगा वो क्या आएगा? RT/100 प्लस RT/100। ठीक है, मतलब समझ गए होगे, पाई 1 इंटू V1 प्लस पाई 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2।
तो यहाँ से 200 आर टी अपॉन 200 विच इज़ आर टी, तो बस आर टी की वैल्यू अब यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, आर इंटू टी, टी की वैल्यू 300 है, इंटू आर की वैल्यू 1/12, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 25 आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुमको। ठीक, आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो सोल्यूशन बता ही दिया मैंने। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने, बात समझे। तो पाई 1 पहले वाला ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसलिए पहले तो वॉल्यूम 100 ही था। ठीक है, तो सही लिखा है, वो 100 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 25 ATM। अभी ये सबको समझ में आ गया हो तो बताओ, नहीं फिर हम आगे बढ़े। कंफर्म करो, ये सब समझ में आया कि नहीं? जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है डाउट में। चलो, सो देखो नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर इफ टू रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। ठीक है, तो नया टॉपिक है कि अब दो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस हमने मिक्स कर दिए जो दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट कर सकते हो। मतलब एक तो ये रहा सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक और सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन है और ये दो सॉल्यूशन मिक्स करके हम एक तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट्स है, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस है, ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं भाई? रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन रिएक्ट। तो अब रिएक्ट कर सकते हैं, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, उनको मिक्स कर दें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, फिर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें देखने वाले हैं हम यहाँ पर। आई होप कंडीशन समझ में आई होगी, कंडीशन क्या है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन ही लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है that 400 ml of 400 ml of 1 molar HCl is mixed with 600 ml of 1.5 molar NaOH at 27 डिग्री सेल्सियस। सो वी हैव टू कैलकुलेट पाई। अब ये जो मिक्सचर है, मतलब ये दो सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आया है, उसका पाई मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एक ही चीज़ याद रखेंगे, जो भी रिएक्शन हो सकती है पहले तो उस रिएक्शन को करा दो। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें ही सॉल्व करना है। कैसे कराना? पहले HCl और NaOH के बीच की रिएक्शन करा देना, उसके बाद प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, और ये देखना कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या क्या चीज़ें बचेंगी, वो चीज़ देखनी है। सॉल्यूट देखना, सॉल्यूट क्या क्या बचेगा। ठीक है, पहले तो इतना करो कि रिएक्शन बनाओ और देखो फाइनल कॉम्पोजिशन क्या आएगा, रिएक्शन होने के बाद क्या क्या चीज़ें बचेंगी, कौन कौन से सल्यूट बचेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो, पहले रिएक्शन कराओ उसके बाद सॉल्व करो। तो पहले ये करो फिर बताओ मुझे, या अगर तुम्हें समझ में आया तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो। ठीक है, हो जाए तो बताना।
रिएक्शन करा के ये बताओ फाइनल कॉम्पोजिशन जो है, फाइनली क्या क्या बच रहा है, कितना बच रहा है, ये तुम्हें बताना है। और अगर तुम्हें ज़्यादा समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन ही समझ में आ गया कैसे करना, तो सॉल्व कर लो क्वेश्चन। रिएक्शन करा के ये पता लग चुका होगा ना कि क्या क्या बच रहा है, ठीक है। तो वही बता दो अभी, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तुम्हें कैसे सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट ये तो बता सकते हो ना रिएक्शन करा के कि क्या क्या बच रहा है, फाइनली क्या क्या चीज़ें बचेंगी। NaCl2, और कुछ नहीं बचेगा, ये तो गलत है, गलत है। NaCl2 इज लेफ्ट, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ठीक, कोई और बताओ। सिर्फ NaCl2 ही बचेगा, ये कौन सी बात हो गई। दोनों खत्म हो जाएंगे क्या? HCl और NaOH दोनों ही खत्म हो जाएंगे क्या? NaCl H2O और NaOH, अब कुछ लग रहा है सही। चलो देखो, ध्यान से समझो इस चीज़। हम रिएक्शन कराते हैं HCl NaOH के बीच में, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया होगा कि भाई 400 ml है, एक मोलारिटी है, ठीक है। तो अगर यहाँ से तुम मोल्स निकालोगे तो आपको मिली मोल मिलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो ml में। तो 400 मिली मोल मिल जाएंगे तुमको HCl के, ठीक है। और NaOH के इसी प्रकार से 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तुम 600 के साथ, सो यू विल गेट 900 मिली मोल ऑफ NaOH। इतना तो समझ गए होगे, है ना। अब NaCl वाटर बनेगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो, इसके एक मोल HCl के एक मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो तुमको HCl लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसके मोल्स को, HCl के मोल्स को इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, ऐसे ही NaOH के मोल्स को उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ से स्टोइशियोमेट्रिक तो 1 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो कम वैल्यू मिलेगी यहाँ पर मिलेगी 400 मिल जाएगी, और यहाँ पे तो 900 मिलेगी। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया HCl, इसका मतलब HCl तो खत्म हो जाएगा, इट विल एग्जॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। HCl खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, NaOH। अब HCl के 400 मिली मोल NaOH के 400 मिली मोल से कंबाइन करेंगे, स्टोइशियोमेट्री 1 1 है, ठीक है। तो जितने मिली मोल HCl के हैं उतने ही NaOH के मिली मोल कंबाइन कर देंगे। तो 400 मिली मोल NaOH के कंबाइन करके 400 मोल मिली मोल NaCl के फॉर्म होंगे, एंड 400 मिली मोल H2O के फॉर्म होंगे। हम लोग सॉल्यूट की बात करेंगे, ठीक है, H2O की बातें नहीं करेंगे अभी, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है ना, तो देखो ध्यान से। तो फाइनली कॉम्पोजिशन क्या है, फाइनली मिक्सचर में सॉल्यूट कौन कौन है, NaCl है और NaOH है, ठीक है। NaCl है और NaOH। चलिए ठीक है भाई।
तो NaCl और NaOH का यहाँ पे हमने देख लिया। तो अब हमारे पास ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि एक सोल्यूशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा सल्यूट हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था ना, I1C1RT प्लस I2C2RT व्हेन देयर आर मोर देन वन सल्यूट इन द सोल्यूशन। तो यहाँ पे तो दो सल्यूट हैं, एक तो NaCl एक NaOH है, तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे I1C1RT प्लस I2C2RT। तो I1 बोले तो NaCl के लिए, NaCl के I कितना होगा, 2 होगा। ऐसे ही NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है और दो पार्टिकल होंगे, एक तो Na प्लस होगा टूट के और एक OH माइनस, तो दो पार्टिकल आएंगे, तो इसके लिए भी I2 2 ही होगा। बाकी हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन रख दी, ठीक है। तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, एक सेकेंड, ये रहा NaCl यहाँ पे। तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 400, ठीक है भाई, 400 अपॉन 1000, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसके मोल्स लिखे हैं हमने यहाँ पे 400 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 1000 है ना, 600 और 400 ml मिलके 1000 हो गया। हमने यहाँ पे फिर 1000 से अप की मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मोल नहीं बल्कि मिली मोल लिखे। ये 500 और 400 ये मिली मोल्स हैं, तो सिंपल। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, ये किसके लिए, ये NaOH के लिए। तो NaOH के मिली मोल्स कितने हैं, 500, तो 500 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ 1000। तो यहाँ पे बस RT से मल्टीप्लाई कर दिया, ICRT लगा के। तो ये देखो, ये जो कट जाएगा 500 से 1000 कटेगा, 2 आएगा, ठीक है। और ये वाला 2 ये वाले 2 से कट जाएगा, तो बचेगा इवेंचुअली RT ही यहाँ पर। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खा गया, और ये 4 2 जा 8, 8 अपॉन 10 0.8, तो 0.8 RT ये आ गया, ठीक है। तो 1 RT प्लस 0.8 RT मिलके हो गया 1.8 RT। अब 1.8 RT, तो R की वैल्यू 1/12 रख देना, और टेम्परेचर की वैल्यू 300 रख देना, 27 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको कट कर देना, बचेगा 25 इंटू 1.8। अब जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 45 ATM। तो आंसर इज 45 ATM फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा जब रिएक्शन हो रही होगी दो सोल्यूशन की, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा मेथड है, पहले रिएक्शन करा लेंगे और उसके बाद ये देखेंगे सोल्यूट कौन कौन सा बच रहा है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो अब लिख लो, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, जिससे ना हो पाया वो क्वेश्चन वो सोल्यूशन लिख लेगा और बाद में इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेगा। अगर कोई डाउट हो तो बोलो इस वाले क्वेश्चन में। NaOH, how NaOH is left, that completely depends on कि मोल कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात बोली गई है यहाँ पर। NaOH, एक मोल HCl के रिएक्शन, एक बार और बता दूं, HCl NaOH के रिएक्शन से क्या बनेगा, तुम ही बताओ। NaCl और वाटर बनेगा। अब यहाँ पे देखो स्टोइशियोमेट्री कितनी है, मतलब HCl का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, NaOH का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो इसका मतलब एक मोल HCl के एक मोल NaOH के साथ कंबाइन करेगा। तो इसका मतलब देखो 400 मिलीमोल HCl के तो 400 NaOH के साथ कंबाइन कर जाएंगे ना, तो बस अब तो खत्म हो गया ना, HCl बचा ही नहीं। 400 मिलीमोल HCl का 400 NaOH के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो बस अब HCl खत्म, तो NaOH अब किसके साथ कंबाइन करेगा, तो 500 मिलीमोल NaOH बच जाएगा ना। ये मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है। और NaCl प्लस वाटर बनेगा। अब बस इसके एक मोल HCl के अगर खत्म होते हैं तो एक मोल NaCl के बनते हैं, तो 400 मिलीमोल खत्म होंगे तो 400 मिलीमोल NaCl के बनेंगे, ठीक है। बस ऐसे हुआ, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है तुम्हारी। मोल कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ लो एक बार, ठीक है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, फिजिकल केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे ही बार बार ऐसे डाउट में रहोगे तुम लोग।
तो आई सजेस्ट कि मोल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, नहीं तो क्लास 12th में ऐसे ही दिक्कतें आती है। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री देखनी होती है, स्टोइशियोमेट्री की बात है। इसीलिए 11th क्लास में बोला जाता है थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा टाइम दो। ये मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं आया अगर तुमको, तो क्या मतलब रहा आगे पढ़ने का। किस चैप्टर को कितना टाइम देना है ये तुम टीचर से पूछा करो, ठीक, खुद से नहीं, क्योंकि उसको ज़्यादा पता है कि इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस और कितना लिंकअप है आगे चलकर। तो मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा लिंकअप है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। ये लिख के हो जाए तो बता दो, मतलब इफ़ इट इज़ कंप्लीटेड लेट मी नो, तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। अगर हो गया हो तो एक ये रहा, अगला क्वेश्चन लिख लो। इफ इट इज कंप्लीटेड देन राइट अनदर क्वेश्चन विच इज 400 ml लाइक दैट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला सवाल आप लिखो सेकंड क्वेश्चन, और खुद से अटेम्प्ट करो आराम से, एकदम इत्मीनान से बैठो, क्वेश्चन को पढ़ो समझो, पूरा दिमाग यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो प्रॉपरली। ठीक है,
क्वेश्चन हो जाए उसका आंसर लिख देना, ठीक है। फिर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ से फिर से कुछ चीज़ सीखने वाली होगी। $35 ATM, इसका आंसर 35 ATM तो नहीं आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 24 ATM, ठीक है। 24 ATM सही आंसर है इसका, 35 ATM नहीं आ रहा है। चलो मैं बता दूं अब। चलो इस क्वेश्चन को अब मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। इससे कुछ चीज़ सीखेंगे हम, वो चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। फॉर रिएक्शन, देखो 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 सुनो, यहाँ पे रिएक्शन होगी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में, ठीक है। AgNO3 और NaCl के बीच में रिएक्शन होगी और AgCl का फॉर्मेशन होगा और NaNO3 का फॉर्मेशन, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा तुम। अब देखो AgNO3 के हमारे पास 40 मिलीमोल हैं, ये भी तुमको समझ में आ रहा होगा, और NaCl के 120 मिलीमोल हैं, ये तो निकाल ही चुके होगे यहाँ तक। अब यहाँ से AgCl जो बन रहा है वो प्रिसिपिटेट है, ठीक है, और प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है। मेरी बात को अब ध्यान से समझना। तो वो जो नीचे जाके प्रिसिपिटेट बैठ गया, तो वो तो फ्लूइड का पार्ट नहीं है ना, मतलब वो तो सॉल्वेबल हुआ ही नहीं, वो तो सॉल्यूबल है ही नहीं, और सॉल्यूबल नहीं है तो वो खाली खाली इकट्ठा सॉलिड है, और वो सॉलिड थोड़ी ना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये प्रेशर का पार्ट नहीं होगा। जो हम देख रहे थे ना कल, बी वाला साइड, बी वाला ए पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था फ्लूइड, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जब नीचे जाके बैठ गया है तो ये थोड़ी ना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये तो लिक्विड के साथ मिला ही नहीं, ये तो सॉल्यूबल है ही नहीं, और सॉल्यूबल नहीं है तो ये प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये कहीं से भी ऑस्मोटिक प्रेशर में काउंट नहीं होना चाहिए। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए काउंट मत करना, मतलब उसको भूल जाना। इसको हम भूल जाएंगे, जो भी पीपीटी बनेगा उसको आपको भूल जाना है, ठीक है। तो अब देखो फाइनल कॉम्पोजिशन भाई क्या होगा सोल्यूशन का, क्योंकि हम AgCl की बात नहीं करेंगे। वैसे फाइनल कॉम्पोजिशन की बात करें तो देखो ध्यान से, इसके 1 मोल AgNO3 के 1 मोल NaCl के साथ रिएक्ट करके 1 मोल AgCl का बनाएंगे और 1 मोल NaNO3 का बनाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से तुम लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो तुम्हें AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा, मतलब AgNO3 के 40 मिलीमोल NaCl के 40 मिलीमोल से कंबाइन करेंगे, इसका मतलब NaCl के 80 मिलीमोल तो बच जाएंगे, ठीक है, और AgCl के 40 मिलीमोल बनेंगे, ठीक है, और NaNO3 के भी 40 मिलीमोल फॉर्म हो जाएंगे। चलो है ना। तो अब देखो 40 मिलीमोल जो AgCl के हैं, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, बिकॉज दिस विल बी सेटल डाउन, ये नीचे जाके बैठ जाएगा ऐसे करके यहाँ पर। अभी जब नीचे जाके बैठ गया तो यहाँ पर तो ऊपर ऊपर सोल्यूशन है,
ये वाला जो सोल्यूशन है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है भाई। इसी के प्रेशर को तो हम बंद करने के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते थे। तो ये जो नीचे सॉलिड है, एक सेकेंड, हाँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये भाई जो नीचे सॉलिड बैठा हुआ है, ये तो सोल्यूशन का ही पार्ट नहीं है, तो सोल्यूशन का ही पार्ट नहीं, मतलब सोल्यूशन के अंदर ही नहीं है, तो अलग से बैठा हुआ है। तो ये क्या प्रेशर एक्सर्ट करे? तो प्रेशर ही नहीं एक्सर्ट करे। तो जब भी पीपीटी बनेगा ना, उसको इंक्लूड नहीं करना है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो अब इंक्लूड क्या होगा? 80 मिलीमोल NaCl के इंक्लूड हो जाएंगे और 40 मिलीमोल NaNO3 के इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। तो अब बस एक सोल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूट हैं, एक तो NaCl है, ठीक है, और एक NaNO3, ये दो सॉल्यूट की बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलो फिर फॉर्मूला लगा दो, पाई इज इक्वल्स टू I1C1RT प्लस I2C2RT। तो यहाँ से 24 ATM आ जाएगा। ये देख लो कैसे आया। I1 बोले तो कौन? NaCl। I2 बोले तो कौन? NaNO3। दोनों के लिए I की वैल्यू 2 होगी। NaCl की कॉन्सेंट्रेशन होगी 80 मिलीमोल अपॉन 1000 मतलब, अब देखो 1000 कैसे आया ये? 400 ml इसके और 600 ml इसके, तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का तो 1000 होगा। इसी प्रकार से NaNO3 का लिख दो कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना आ जाएगा? 40 अपॉन 1000 इंटू RT। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी 0.16 RT और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.8 RT, है ना? और जब दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 0.96 RT। ठीक है, और बस अब R की वैल्यू 1/12 रखेंगे, T की वैल्यू 300 रखेंगे, हमको आंसर मिलेगा 24 ATM। ठीक है, तो दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से एक नोट करने वाली बात है, वो तुम नोट खुद से लिखना। देखो मैं बोल रहा हूँ, वो तुम नोट खुद से लिखना। क्या लिखोगे नोट करके? आपको नोट करके क्या लिखना है भाई? कि अगर पीपीटी बन रहा है तो पीपीटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पीपीटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, विल नॉट बी इंक्लूडेड। बाकी तुम अब क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं अब थोड़ा स्ट्रगल करूँ इसको लिखने में। विल नॉट बी इंक्लूडेड, विल नॉट बी इंक्लूडेड। तुम सवाल सॉल्व करो। विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्या पूछा है भाई? हाउ 40 मिलीमोल ऑफ AgNO3 इज फॉर्म्ड? अगेन द सेम प्रॉब्लम। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई विल गिव द सेम एक्सप्लेनेशन जो अभी थोड़ी देर पहले दिया था। तो अगर वो एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो उसी एक्सप्लेनेशन से सोचो, है ना? खुद से भी तो सोचा करो, सारी चीज़ें हम ही से पूछ लोगे तो कैसे चलेगा? पीपीटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इन कैलकुलेशन ऑफ कैट 2 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 0.08। अच्छा 0.08 होगा एग्जैक्टली। कहाँ पर? एक सेकेंड, 0.08 RT आएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो यार तुम, सही बात है ये। ठीक है, मैंने गलती कर दी है, इसे सही कर लो, 0.08 होगा। ठीक है, तो अगर ये 0.08 होगा तो ये 0.24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.24 हो जाएगा, 0.24 RT आएगा। तो इसको भी 0.24 RT कर लो, बिल्कुल सही है, वो मैंने गलती कर दी है। ठीक है, ये 0.24 RT होगा। ठीक है, तो अब ये 625 माइनस 600 होगा, तो 6 आएगा यहाँ से, आई थिंक, है ना? आंसर 6 आ रहा होगा, आंसर 6 आना चाहिए। सिक्स आ रहा होगा ना आंसर? ये 6 ATM होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, तुमने सही बोला, ये मेरी गलती है। ठीक है, यहाँ पे 0.08 होना चाहिए, तो इसको सही कर लेना। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी कंप्लीट करते हैं इसको थोड़ा स्ट्रगल करके। पीपीटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन
ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बता देना मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये नोट करके लिख लेना ये पॉइंट, ठीक है। चलो भाई, सो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बता देना। लो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सो रिएक्शन है, इस चीज़ को लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। यार तुम्हारे क्लास में दोस्त भी होंगे तुम लोग के, उनको भी शेयर कर दिया करो ये लेक्चर, सब आके देख लेंगे। जब चीज़ें चली रही हैं पब्लिकली तो सभी देखें, सभी पढ़ाई करें, कोई भी टाइम वेस्ट ना करे। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर, सबसे पहला काम यही कर दिया करो आके, ठीक। तुमने व्हाट्सएप रखा होगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। शेयर करने में एक बटन ही तो दबाना है, बाकी कौन सी मेहनत लग रही है, ठीक है। तो एक इंसान की मेहनत कई लोग तक पहुंच जाएगी फिर उस केस में। मुझे भी अच्छा लगेगा। फालतू फालतू चीज़ें लोग शेयर करते रहेंगे, अफवाहें, ये हो गया, ये हो गया, अब तो ये हो गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन काम की बात शेयर करनी हो तो फिर ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे कर दे रहा हूँ, इसको लिख लो अच्छे से। तो यहाँ तक हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये हो जाए तो बता देना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब ये क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व कर चुके हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। ये नोट नोट पॉइंट भी लिख लेना, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब इससे बड़े क्वेश्चंस क्या आएंगे, इससे बड़े क्वेश्चंस थोड़ी ना आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे चाहे कोई भी पेपर क्यों ना हो, चाहे पेपर आईआईटी का हो चाहे पेपर नीट का हो, क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तुम्हारी गलती क्या होती है, तुम रिवाइज नहीं करते हो चीज़ों को, ठीक। तुम पढ़ तो लेते हो लेकिन उसको रिवाइज ही नहीं करते हो, यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें आ रही हैं, है ना। चलो, तो भाई ये तो चीज़ कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना और पड़ेगा। अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर हम करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं। ये जो बीच में है, ये यहाँ इस हिस्से में, ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चलो अब ध्यान दो, मान लो ये सोल्यूशन ए है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है, दिस इज सोल्यूशन ए, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सोल्यूशन है एंड दिस इज सोल्यूशन बी, ठीक। सोल्यूशन ए के बारे में जो बातें बोली जा रही हैं दैट इज ये भाई 0.15, दिस इज 0.15 मोलार NaCl लिया गया है, ठीक है भाई, ये 0.15 मोलार NaCl है, मोलार है, ठीक है, कैपिटल M है ये। एक सेकेंड, तो सोल्यूशन ए में है 0.15 मोलार NaCl, ठीक है, मोलार NaCl। और जो दूसरी जगह हमने सोल्यूशन लिया है, मतलब पार्ट बी में एक ही कंटेनर है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के उनको डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में, और दूसरे वाले पार्ट में है हमारे पास 0.2 मोलार यूरिया, ठीक है, तो बी में है हमारे पास 0.2 मोलार यूरिया, ये यूरिया ले लिया हमने सेकंड वाले पार्ट में। अब तुम्हें ये बताना है कि ऑस्मोसिस तो ऑब्वियसली होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है ना, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, इसलिए ऑस्मोसिस तो पक्का होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस भी आ जाएगा। तो अब तुम्हें बताना है डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, इस क्वेश्चन में तुमको बताना है डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। दोनों पार्ट का वॉल्यूम जो है 1 लीटर, ये भी 1 लीटर है, ये मतलब ए वाला पार्ट भी 1 लीटर है और बी वाला पार्ट भी 1 लीटर है। तुमको बताना है डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ये भी 1 लीटर है। ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, अब तुम बताओ, सोच समझ के बताओ कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगी, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कैसे सोचेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ये भी 1 लीटर है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बतानी है, थोड़ा सोच समझ के बताना है, ऐसे ही नहीं कुछ भी दिमाग में आया तो आंसर दे दिया, ठीक है, विद रीज़न बताना, ठीक है, जो बच्चा विद रीज़न एक्सप्लेन करेगा उसी को मैं सही समझूंगा। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बताना है। बताओ जल्दी सोच समझ के, डरा मत करो, ठीक है, कि ये दिमाग है, दिमाग में तो 10 तरीके की चीज़ें आएंगी, ठीक है, अच्छा है उसको आने दो, कोई सही भी होगी कोई गलत भी होगी, पता तो चलेगा तुम सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो जो भी दिमाग में आ रहा है उसको बताओ कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस किधर होगा। क्या बोला गया, ए टू बी, ठीक है, क्यों, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एट बी। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन बोला जा रहा है कि बी पर ज़्यादा है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यहाँ पर बोला गया बी टू ए बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एट ए। अच्छा, चलो भाई बहुत बढ़िया, दो दो आंसर आ गए, अब तो कोई चॉइस बची नहीं। तो बताओ ए और बी की अच्छा कॉन्सेंट्रेशन तो बता दो। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं, मैं NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, हम टोटल सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे,
हम लोग सॉल्यूट की ऑस्मोटिक प्रेशर में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, ना कि NaCl है कि यूरिया है, क्या है उससे लेना देना हमें नहीं है। अब NaCl टूट जाएगा तो A2B जिन्होंने बताया है उन्होंने वेंट ऑफ फैक्टर को देखा ही नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ। A2B आंसर नहीं होगा, आंसर B2A होगा। आप ध्यान दो, आप सोच नहीं पा रहे हो सही से। देखो ए में वास्तविकता में कितने मोल्स सल्यूट के हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मेरी बात सुनो भाई, सुनो। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि शेप और साइज कैसा है, वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो अगर हम बोले यहाँ पर पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए के अंदर कितनी है कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स की, तो आप क्या बताओगे, आप बोलो कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मोल पार्टिकल हैं यहाँ पर। अगर NaCl के 0.15 मोल लिए हैं मैंने, तो इसका मतलब उसके डबल पार्टिकल्स होंगे, उसके डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो कितने मोल NaCl के, कितने मोल पार्टिकल्स हैं पहले वाले पार्ट में, यू विल से कि भाई 0.3, इतने मोल पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है हमें, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम सल्यूट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। 0.3 अपॉन वॉल्यूम कितना है 1, तो ये होगी कॉन्सेंट्रेशन, पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन देखी जाएगी, ठीक है, ऑस्मोसिस में। बी वाले में क्या होगा, बी वाले में तुम बताओ भाई, यूरिया तो टूटने वाला नहीं है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 0.2 मोल, ठीक है। एक्चुअली में देखो सुनो, अगर कोई ऐसे समझ रहा हो कि भाई ये तो मोलार है, 0.15 मोलार है, ये कॉन्सेंट्रेशन NaCl की है, लेकिन हमको ऑस्मोटिक प्रेशर में कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स की चाहिए होती है, ये चीज़ समझो। कॉन्सेंट्रेशन NaCl की नहीं चाहिए, NaCl की नहीं चाहिए, हमें पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो वास्तव में जो कॉन्सेंट्रेशन होगी यहाँ पर ए में पार्टिकल्स की, वो डबल हो जाएगी जो भी NaCl की कॉन्सेंट, तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.15, ठीक है, तो डबल हो जाएगी, ठीक है। और बी वाले में पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, वो तो उतनी रहेगी क्योंकि यूरिया तो डिकम्पोज नहीं होगा, वो तो 0.2 ही आएगी। जैसे अगर मान लो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करूंगा ए साइड में, पाई ए, तो आप बताओ ए में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा या बी में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ए टू बी, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज मोर देन ऑस्मोटिक, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा अनडाउटेडली। अच्छा मुझे बताओ, चलो अच्छा सुनो, एक तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि कॉन्सेंट्रेशन वास्तव में ज़्यादा कहाँ पर है, ए में, तो ए में ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, तो बी से ए फ्लो करना चाहिए, ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस आना चाहिए B to A, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है, पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन देखनी है, NaCl की कॉन्सेंट्रेशन से क्या, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब ध्यान दो, एक और चीज़ समझो, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ठीक है। तो एक चीज़ तो तुम याद रख लेना कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, लो पाई टू हाई पाई, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर नोट करो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये नोट करना है तुमको एक पॉइंट, कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पर होगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो भाई, कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस लो पाई से हाई पाई होगा, ठीक है, लो पाई से हाई पाई होगा, इस चीज़ को याद रखना हमेशा के लिए। लो पाई, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। अब ये कैसे होगा अभी देख रहे हैं, हाई पाई, ये चीज़ किसके किसके बारे में बोली जा रही है भाई, ये चीज़ बोली जा रही है डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो पहले बताओ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। इतने में कोई डाउट है, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, तुम्हारी डाउट हो सकती है कुछ, लेकिन जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो समझ में आई क्या, बस मुझे ये बताओ, वो समझ में आएंगे तो बोलो। ये चीज़ डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में है, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा याद रखना। अभी देखते हैं कैसे हुआ।
तुम्हें पहले ये मुझे कंफर्म करना है कि जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं वो समझ में आई क्या, स्पेशली वो चीज़ की हम कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स की देखते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर सॉल्ट की। ठीक है, टोटल पार्टिकल्स कुछ और होंगे, NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होगी। सबसे पूछ रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई, स्पेशली जिन्होंने गलत आंसर दिया था या गलत सोच रहे थे। चलो ये चीज़ें समझ में आ गई तुम्हें, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही तो अच्छी बात है, गलती करोगे तो गलती से सीखोगे। अब देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ याद रखनी है तुमको, क्या कि भाई लो पाई से हाई पाई होगा हमेशा क्या, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। ये चीज़ तुमको याद रखनी है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखो ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ कि ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई है। ठीक है, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि मैं ए पर ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा, ठीक है, और मुझे बी पर कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ए पर मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और बी पर मुझे कम प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस रोकने के लिए। तो ए पर अगर मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाना है ऑस्मोसिस रोकने के लिए, तो इसका मतलब बी से ए की तरफ मूवमेंट हो रही होगी ना, तभी तो मैं ए पर ज़्यादा प्रेशर लगा के डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस को रोक पाऊंगा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब ए साइड मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है, बी साइड मुझे कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तब जाके ऑस्मोसिस रुकेगा। इसका मतलब नेट फ्लो बी से ए की तरफ हो रहा होगा ना, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बी से ए की तरफ हो रही होगी ना। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं, कि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन लो पाई से हाई पाई की तरफ होगा। मुझे ये क्लियर करो, तुम्हें ये समझ में आया जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है कि लो पाई से हाई पाई की तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस? ठीक है, तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को नोट करके याद भी रख लेना कि डायरेक्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पाई कैलकुलेट करना है। तो लो पाई जिसका होगा, लो पाई से हाई पाई की तरफ होगा। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए अच्छी हैं, लेकिन याद तुम्हें ये रखना है कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस लो पाई से हाई पाई की तरफ हम कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब भी डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर लेना। अभी इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। जितना भी पढ़े हो आज अभी तक, कोई डाउट है उसमें? चलो चलो फिर बहुत बढ़िया। अब अभी तो टाइम नहीं है DCA डिस्कस करने के लिए, तो DCA नंबर 1 को जिन्होंने नहीं किया है या जिन्होंने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं किया है वो DCA, तो पहले तो वो कर लेंगे, वो DCA एक्सट्रैक्ट करें और वहाँ से फिर उस क्वेश्चन को, उसमें जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो फिर हम कल के लेक्चर में पहले तो DCA डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद नया कंटेंट पढ़ेंगे। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑलमोस्ट सारे टाइप के सवाल हो चुके हैं, जितनी भी चीज़ें हमें ऑस्मोटिक प्रेशर में ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर एक और DCA तुम्हें मिलेगा, तो उसमें भी करीब 10 क्वेश्चंस होंगे, तो 20 क्वेश्चंस तो ये हो गए, प्लस नोट्स में भी 10 क्वेश्चंस होंगे, है ना। नोट्स में भी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हो गए होंगे या उससे ज़्यादा भी हो गए होंगे, मैं कम ले रहा हूँ। तो वहाँ से इसका मतलब ये है कि आप कुल मिला के आप 30 क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर पर कर लोगे तो ये बहुत है। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अभी तो NCERT भी तो है,
अभी तो एनसीईआरटी भी करनी है, तो उसमें भी करीब 10 क्वेश्चन होंगे, 8-10 क्वेश्चन, तो 8-10 क्वेश्चन वहाँ से कर लोगे। सो 30-40 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, इससे ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो घुमा घुमा के वही सारी बात करेंगे। ठीक है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में क्या बोला है मैंने बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ए का क्या है, ज़्यादा है, बी का कम है, तो इसका मतलब ए पर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना ऑस्मोसिस रोकने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो आप लगा रहे हो, तो ए पर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बी पर कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बी से ए की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे, तभी तो ए की साइड ज़्यादा प्रेशर लगाया है ऑस्मोसिस रोकने के लिए। नेट बात करें तो नेट बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा था। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, सो 7:15 से फिर से हम फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। और मैंने वहाँ पर कुछ कूलम्स लॉ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपडेट किए हैं, वहाँ पर पब्लिश हो चुका है, शायद बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कूलम्स लॉ के ऊपर भी, तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लोगे आप, तो फिर उसको भी देख लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है वो हो जाएंगे, आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, वो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और अब तो काफ़ी चीज़ें हमने पिछले 3-4 लेक्चर में देख ली है, तो अब ये समय आ चुका है कि एक बार वापस से इन सबको रिवाइज़ कर लो। ठीक है, इन जो जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से क्लब करके रिवाइज़ करो। ठीक है, तो फिर वो बढ़िया होगा। चलो भाई, तो बहुत बढ़िया, ये वाला लेक्चर अब ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आज जो भी पढ़े हो आप क्लियर होगी। 7:15 से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स के लेक्चर में नया टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलो भाई, तो इसको यहीं पर करते हैं समाप्त।